नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके फेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे वह है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में प्रोफेशनरी इंजीनियर का एग्जाम हुआ था 17 दिसंबर 2023 को शिफ्ट फर्स्ट में, जिसमें कंप्यूटर साइंस का एग्जाम हुआ था। उसमें जनरल अवेयरनेस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी को हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है और लगातार रिवाइज करते रहना है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और देखिए, आपके पास किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला आप लोगों के सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि भारत के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सबसे प्रमुख घटक घटक जो है क्या है, यानी कि की कंपोनेंट इसमें क्या है। तो क्या स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है इंपॉर्टेंट है, डीप सी फिशिंग इंपॉर्टेंट है, माउंटेनियरिंग फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट है, या फिर हाई स्पीड रेलवेज। तो देखिए, यहाँ पर जो मेन जो है यहाँ पर की कंपोनेंट है वो है हाई स्पीड रेलवे। इसका सही उत्तर होगा, यानी कि करेक्ट उत्तर इसका। इसलिए आपने देखा होगा कि DFCCIL यहाँ पर अलग कॉरिडोर बना है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, जो कि डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जो है अलग से जो है फ्रीट यानी कि माल को जो है ढोने के लिए एक अलग जो है रेलवे नेटवर्क ही स्थापित किया जा रहा है। तो इसलिए एक की कंपोनेंट है हाई स्पीड रेलवे, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि विच इज द प्राइमरी गोल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यहाँ पर प्राइमरी गोल क्या है, यानी कि सतत विकास का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, यानी कि ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है दोस्तों। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा कि भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, यानी कि हम देखिए प्राकृतिक संसाधन का उपयोग तो करें, लेकिन आने वाले पीढ़ी के लिए भी जो है संसाधन जो है यहाँ पर संरक्षित रहे। तो इस तरह से करेक्ट उत्तर इसका सी होगा, यानी कि प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। अब देखिए, इसके लिए जो है आपको ध्यान रख लेना है कि एसडीजी दैट इज ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है अडॉप्ट किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा। कब? तो 2015 में। ध्यान रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन इन 2015। किसके लिए? तो यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन टू इंड पॉवर्टी। ध्यान रखिएगा, किसके लिए? तो इंड पॉवर्टी, गरीब यानी कि गरीबी, और प्रोटेक्ट प्लानेट यानी कि जो है अपने ग्रह की भी रक्षा करना, क्योंकि रहने योग्य ग्रह जो है पृथ्वी है, और इसको प्रोटेक्ट करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। एंड इंश्योर दैट बाई 2030 तक, यानी कि 2030 तक इसको इंश्योर करना है। एंड ऑल पीपल इंजॉय पीस एंड प्रोस्पेरिटी, यानी कि सुख और समृद्धि का यहाँ पर जिंदगी जिए 2030 तक। इसके लिए जो है यूनाइटेड नेशन ने 17 गोल जो है दिए हैं। देखिए, 17 गोल जो है आपको जरूर ध्यान रख लेना है। तो इसको देखिए, 17 गोल जो है कौन कौन सा है, इसको यहाँ पर एक बार देख लीजिए। तो देखिए, पहला गोल है नो पॉवर्टी, यानी कि गरीबी को खत्म करना, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड द वेलबिंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इन इक्वलिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड द कम्युनिटीज, रिस्पॉन्स कंजप्शन एंड द प्रोडक्शन। देखिए, क्लाइमेट एक्शन 13 नंबर गोल है, लाइफ बिलो वाटर 14 नंबर, 15 नंबर जो गोल है लाइफ ऑन लैंड, 16 है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, एंड 17 नंबर गोल है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये 17 गोल है जिसको 2030 तक अचीव करना है, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि जब संविधान जो है बनाया गया संविधान सभा के द्वारा, तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रख लेना है कि फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार दिए गए। उसके बाद देखिए, DPSP राज्य को दिए गए, लेकिन नागरिकों को कोई कर्तव्य नहीं दिया गया था। शुरू में नागरिकों को कोई कर्तव्य नहीं दिया गया था, यानी कि आप अपने अधिकार जो है ले सकते हैं, मांग सकते हैं। राज्य को कर्तव्य दिया गया कि नागरिकों के लिए कुछ काम करें, लेकिन नागरिकों को कोई कर्तव्य ही नहीं दिया गया कि अपने देश के लिए जो है, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करें। तो तब जाकर जो है लेकिन जरूरत पड़ी कि
अधिकार तो नागरिक अपने ले लिए, राज्य भी अपने कर्तव्य जो है यानी कि डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पालन कर रही है कहीं कहीं। तो यहाँ पर जो है नागरिकों को कर्तव्य देने के लिए ध्यान रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति, तो ध्यान रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे जो है यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है इंट्रोड्यूस किए गए। ध्यान रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पे, तो कहाँ पर इसको रखा गया, तो अनुच्छेद 51A में और भाग 4A में रखा गया है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 51A भाग 4A में रखा गया है और इसको जो है यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 51A इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। शुरू में देखिए 10 ही उस समय दिए गए, यानी कि 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ तो 10 कर्तव्य जो है नागरिकों को दिए गए। फिर जो है 11वां जो है मौलिक कर्तव्य 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में देखिए आया 11वां। तो अब जाकर टोटल पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11 है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन जब संविधान बना था तो 0 था, 1976 में जाकर 10 और 2002 में 11, अब पूछा जाए तो 11 है, इतना जरूर आपको ध्यान रख लेना है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एनिमल किंगडम, यानी कि प्राणी जगत की एक विशेष विशेषता क्या है। तो दोस्तों ये है विषम पोषी। ध्यान रखिएगा विषम पोषी जो है यहाँ पर पोषण पद्धति, दैट इज ए हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका सही उत्तर होगा। तो विषम पोषी पोषण पद्धति जो है एनिमल किंगडम की विशिष्ट विशेषता है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन द मॉडर्न हिस्ट्री एम्ड एट इरेडिकेटिंग सोशल एविल सच एज अनटचेबिलिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड द प्रमोटिंग एजुकेशन एंड द विमेंस राइट, यानी कि जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में जिसमें अस्पृश्यता को अंत करना, जाति भेदभाव जैसे सामाजिक बुराइयों को मिटाना तथा शिक्षा और महिलाओं के अधिकार को बढ़ावा देना। तो ये कौन सा मूवमेंट जो है इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज इसका सही उत्तर होगा। और इसकी जो है यहाँ पर स्थापना जो है किसने की थी, तो यहाँ पर राजा राम मोहन राय, ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखिएगा कब की गई थी, तो 1828 में, जी हाँ 1828 में की गई थी। और राजा राम मोहन राय के द्वारा ही एक आत्मीय सभा की भी स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखिएगा आत्मीय सभा कब, तो 1815 में। तो इस तरह से आपको राजा राम मोहन राय 1815 में आत्मीय सभा, आगे चलकर 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना, जिसका मूल उद्देश्य था अस्पृश्यता को खत्म करना, जाति भेदभाव को खत्म करना और शिक्षा तथा महिलाओं के अधिकार को बढ़ावा देना था। तो इस तरह से जब आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए यहाँ पर एक एक करके हम देखते हैं अलीगढ़ मूवमेंट। तो देखिए अलीगढ़ मूवमेंट जो है सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1875 में शुरू किया गया था। जी हाँ सर सैयद अहमद खां के द्वारा जो है 1875 में। उसका देखिए देवबंद जो है मूवमेंट, ये देखिए देवबंद जगह है कहाँ पर, तो सहारनपुर यूपी में। तो सहारनपुर जिला जो यूपी में है वहाँ पर जो है 1866 में देवबंद मूवमेंट जो है हुआ था। और शुरू किसके द्वारा किया गया था, तो मोहम्मद कासिम ननोताबी, ध्यान रखिएगा मोहम्मद कासिम ननोताबी और राशिद अहमद गंगोही के द्वारा जो है शुरू किया गया था। मोहम्मद कासिम ननोताबी राशिद अहमद गंगोही के द्वारा देवबंद मूवमेंट 1866 में शुरू किया गया था। उसके देखिए आर्य समाज, तो आर्य समाज शुरू कब किया गया था, तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है शुरू किया गया था। और 1875 में ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया, यानी कि संवैधानिक निकाय इसमें से कौन सा है, यानी कि जिसका जिक्र भारतीय संविधान में किया गया है। तो देखिए ऑप्शन में है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जी हाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक निकाय है जिसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया, आर्टिकल 324 में इसका जिक्र किया गया है। तो यही जो है आपको करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका भारतीय चुनाव आयोग इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए प्लानिंग आयोग है, तो देखिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। बनाया कब गया था, ध्यान रखिएगा 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना जो है की गई थी। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा।
उसके बाद देखिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी, तो देखिए मुंबई हमले के बाद एनआईए एक्ट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट लाया गया कब? 2008 में। तो 2008 में एक्ट लाया गया और 2009 में ये बना। और इसका हेडक्वार्टर जो है ध्यान रखिएगा, एनआईए का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत में आता है। उसके बाद देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बनाया गया 1 अप्रैल 1935 को। तो इस तरह से थोड़ा सा जरूर ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ पास्चुराइजेशन इन द फूड प्रोसेसिंग, यानी कि ध्यान रखिएगा खाद्य प्रसंस्करण में पास्चुरीकरण का उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसका उद्देश्य जो है क्या है, इसको बता सकते हैं। तो देखिए इसमें भोजन में मौजूद रोगजनक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी से होगा, यानी कि टू डिस्ट्रॉय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द फूड। अब देखिए पास्चराइजेशन का जो है यहाँ पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है यहाँ पर डिफिनीशन दिया गया है कि पास्चराइजेशन जो है करने के लिए आपको ध्यान रख लेना है कि 63, ध्यान रखिएगा 63 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना है। देखिए 63 डिग्री सेंटीग्रेड एंड होल्डिंग सच टेम्परेचर फॉर एटलीस्ट 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट, ध्यान रखिएगा, यानी कि 63 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर रहे हैं तो 30 मिनट तक इसको होल्ड करना है। और उसके बाद अगर देखिए एंड होल्डिंग एट सच टेम्परेचर कंटिन्यूसली फॉर एटलीस्ट 30 मिनट और हीटिंग इट एटलीस्ट 71, देखिए 71.5 डिग्री सेंटीग्रेड, देखिए 63 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म कर रहे हैं तो 30 मिनट तक के, और अगर 71.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर रहे हैं तो 15 सेकंड तक। तो ध्यान रखिएगा, देखिए अंतर कितना है, तो 15 सेकंड तक गर्म करते हैं और उसके बाद जो है पास्चुराइज मिल्क को जो है यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाना है। तो इस तरह से देखिए कूल्ड इमीडिएटली टू ए टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से थोड़ा सा इस प्रोसेस को भी ध्यान रखिएगा और इसका जो है आंसर मैंने बताया डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच लैंग्वेज इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए क्लासिकल लैंग्वेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए क्लासिकल लैंग्वेज जो है इसमें से किसको जो है बनाया गया है। तो देखिए जब एग्जाम हुआ था दोस्तों, जब एग्जाम हुआ था यानी कि दिसंबर 2023 में, उस समय जो है क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या 6 थी, लेकिन अब जो है यहाँ पर 11 हो चुकी है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए उस समय जो है बंगाली नहीं था, लेकिन अब जो है एग्जाम हो यहाँ पर देखिए संस्कृत भी हो चुका है, बंगाली भी हो चुका है, यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर जो आंसर यहाँ पर होगा ए एंड बी दोनों होगा, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से आंसर इसका सिर्फ संस्कृत था। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखना है कि अभी जो है संस्कृत भी है, बंगाली भी है, एक शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। अब देखिए यहाँ पर जानिए, तो देखिए शास्त्रीय जो भाषा है उसको जो है दर्जा सबसे पहले 2004 में तमिल को दिया गया था। जी हाँ, तमिल को दिया गया था। फिर 2005 में संस्कृत को दे दिया गया। उसके देखिए 2008 में 2 भाषा को दिया गया था, तेलुगु और कन्नड़ को। उसका 13 में देखिए मलयालम को और 14 में उड़िया भाषा को। लेकिन यहाँ देखिए 6 जो है भाषा था कब? 2024 के जो है यहाँ पर जब तक इसको नहीं मिला था। तो देखिए यहाँ पर अब आया नोटिफिकेशन अक्टूबर, 3 अक्टूबर को यहाँ पर नोटिफिकेशन आया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, यानी कि 2 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर 2024 तक जो है शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 थी। लेकिन इसके बाद कैबिनेट अप्रूव कर दिया स्टेटस ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज टू मराठी। देखिए मराठी को भी, पाली को भी, प्राकृत को भी, असमीज को और बंगालीज को। तो देखिए 5 और भाषा को ऐड कर दिया गया, यानी कि करंट में अभी कुल 11 जो है शास्त्रीय भाषा है। ध्यान रखिएगा मराठी है, देखिए मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर 11 जो है शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच स्पोर्ट्स अवार्ड इज कंसीडर्ड टू द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर इन इंडिया, यानी कि भारत में किस खेल पुरस्कार को सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बोला जाता था। 2021 में इसका नामकरण जो है चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है कर दिया गया। इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि शुरू किया गया था
1991-92 में इसको ध्यान रखिएगा सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। अब देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1985 में, जो कि खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है, तो ये भी देखिए खिलाड़ियों को ही दिया जाए, लेकिन ये इसमें जो है खेल रत्न पुरस्कार में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 1961 से दिया जा रहा है। तो देखिए 1991-92 से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बोला जाता है, अर्जुन पुरस्कार 1961 से, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जैसा कि मैंने बताया था आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। शुरू में इसकी जो है हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो कोलकाता में था, फिर 1937 में इसको जो है मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। पहले इसके गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ, फिर भारतीय गवर्नर बने सीडी देशमुख। और अभी क्या बता सकते हैं कि करंट में आरबीआई के जो है गवर्नर कौन है और कितने नंबर के हैं। तो इसका जो है प्राइमरी फंक्शन दैट इज ए प्राथमिक कार्य क्या है, तो प्राथमिक कार्य जो है आपको इसको बताना है कि क्या है। तो देखिए मौद्रिक नीति का संचालन करना, तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी इसका सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेक्टिंग द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, यानी कि लौह स्तंभ बनवाने के लिए जिम्मेदार थे कौन, तो दिल्ली के। तो दिल्ली के जो लौह स्तंभ है इनको बनवाने के लिए जिम्मेदार कौन है, यानी कि किसने जो है बनवाया है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखिए ये आपको जरूर देखने को मिल जाता है, ये महरौली दिल्ली में जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है उसी में स्थित है। 7.21 मीटर ऊंचा है, 7.21 मीटर ऊंचा ये जो है आपको पिलर देखने को मिल रहा है, आयरन पिलर है ये। और देखिए इसका डायमीटर 41 सेंटीमीटर है, 41 सेंटीमीटर डायमीटर के 7.21 मीटर ऊंचा दिल्ली महरौली में स्थित एक कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही है। ध्यान रखिएगा ये आयरन पिलर है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और इसको बनवाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो इतना जो है आपको जरूर ध्यान रखना है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी से होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा। ध्यान रखिएगा, तो देखिए दक्षिण गंगा यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि किसको बोला जाता है। तो देखिए दक्षिण गंगा बोला जाता है दोस्तों गोदावरी को। जी हाँ, गोदावरी को यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए गोदावरी जो है निकलती कहाँ से है, तो नासिक जिले महाराष्ट्र, यानी कि ध्यान रखिएगा नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, नासिक महाराष्ट्र से। त्र्यंबक, तो देखिए त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है और 1465 किलोमीटर होते हुए जो है इसको ध्यान रखिएगा ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 1465 किलोमीटर है। और इसे बृहद गंगा या दक्षिण गंगा, देखिए दक्षिण गंगा ध्यान रखिएगा, बृहद गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी है पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, वेनगंगा, प्रवदा, बरधा। तो ध्यान रखिएगा। उसके देखिए कृष्णा, तो कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से निकलती है और 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा इसकी जो है प्रमुख सहायक नदी है। उसके बाद यहाँ देखिए एक जो है आपको ध्यान रखना है, तो ब्रह्मपुत्रा को जो है तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी है, चीमा युंगदुम ग्लेशियर वहीं से जो निकलती है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से करेक्ट उत्तर इसका देखिए। और देखिए दक्षिण भारत की गंगा, देखिए दक्षिण गंगा बोला जाता है गोदावरी को, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को बोला जाता है। इस तरह से थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिण गंगा बोला जाता है गोदावरी को। तो दोस्तों 12 क्वेश्चन ही इस एग्जाम में पूछे गए थे, सभी को मैंने एक एक करके डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही है। तो देखिए लाइक जरूर करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।